नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल यूट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, विद्या संबल योजना के अंतर्गत जो है आवेदन काफ़ी समय से चल रहे थे। पिछले 2-3 महीने पहले भी जो है आवेदन हुए थे, जिसके बारे में कोई निष्कर्ष नहीं हो पाया क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जो है इस पूरी नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई थी। अभी 2-3 जिलों के जो महाविद्यालय हैं यानी कि कॉलेजेस हैं, उनके द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया जो है वो संपन्न की जा चुकी है। अधिकतर जिले या यूँ कहें जो अधिकतर संभाग के अंदर जो कॉलेजेस हैं, उनमें अभी भी नियुक्ति प्रक्रिया शेष है। और आज दोस्तों 8 तारीख है, इसका सीधा सा मतलब ये है कि 80 to 90% जो विज्ञप्तियां हैं वो आज अपनी लास्ट डेट, जो आवेदन की जो लास्ट डेट है, उसको क्रॉस कर चुकी है। और काफ़ी सारे कॉलेजेस से मेरी बात भी हुई है, वो कह रहे थे कि कल हम जो जो भी आवेदन प्राप्त हुए हैं उनको वो सारे सील लिफाफों में बंद कर रहे हैं और वो सारे हम पैक करके भेज देंगे आयुक्तालय जयपुर, उच्च शिक्षा आयुक्तालय जो है जयपुर, वहाँ भेज देंगे। और वहीं से फिर निर्णय होकर आएगा कि किस अभ्यर्थी को नियुक्ति देनी, किस अभ्यर्थी को नहीं। एक पद पे 3 अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे। और ये भी सुनने में आया है, एक ऑथेंटिक अपडेट भी थी कि जोधपुर के और अपने जालोर पाली के कई सारे कॉलेजेस में जो है इंटरव्यू को भी रखा गया है। जो 3, अब देखिए इंटरव्यू किन सभी, जैसे एक पद के लिए 10 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है तो उन सभी को इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया जाएगा। उसमें से जो टॉप 3 है, मतलब जो आपको पता होगा कि ये रैंक कैसे बनती है, जो आपका एकेडमिक रिकॉर्ड है, आपके 10th के, 12th के, यूजी के, पीजी के, अगर एमफिल पीएचडी है उसके, या नेट वगैरह के, इन सब योग्यताओं के जो मार्क्स बनते हैं टोटल ऑल ओवर, वो है एकेडमिक रिकॉर्ड। और इसी बेसिस पे जो है बुलाया जाता है गेस्ट फैकल्टी को। तो इसमें से टॉप 3 को रख लेंगे, उनको बुलाएंगे, साक्षात्कार लेंगे और उसमें से किसी एक को नियुक्ति देंगे। हालांकि साक्षात्कार पे हमेशा ही प्रश्न उठाए जाते थे और अभी मैं समझता हूँ जाने चाहिए, क्योंकि साक्षात्कार होंगे और वो भी लोकल जो वहाँ की फैकल्टी होंगे, टीचर्स होंगे, जो है लेक्चरर, प्रोफेसर्स वगैरह, वो अगर इंटरव्यू लेंगे तो सीधी सी बात है कि वो पूरी कोशिश करेंगे इसमें भाई भतीजावाद की। तो मैं समझता हूँ कि ये पारदर्शिता के बिल्कुल विरुद्ध चला जाएगा। तो साक्षात्कार तो नहीं होने चाहिए और जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे उसमें साक्षात्कार नहीं थे। तो ऐसे ही दोस्तों कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन जिसके बारे में आपके क्वेश्चंस आते रहते हैं कि सर ऐसा कुछ है क्या। जैसे मैं उदाहरण स्वरूप बताऊं कि अन्य राज्यों वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं क्या, या फिर जो अन्य जिलों के, एक जिले के जो निवासी हो और आप दूसरे जिले में आवेदन कर रहे हो, तो उनको क्या जो है अभी क्योंकि आवेदन तो हो चुके हैं तो उनको गेस्ट फैकल्टी के रूप में बुलाया जाएगा या नहीं। तो इन सभी जो अपने क्वेश्चन हैं इनके क्या आधिकारिक रूल्स हैं, तो उसके संबंध में एक छोटी सी पीडीएफ है जो मैं अपने कॉलेज से संपर्क करके आपसे आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ हूं, जिसमें इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको ऑथेंटिक रूप से मिल जाएंगे। तो आज इस वीडियो में दोस्तों इसी बिंदु पर बात करेंगे। सबसे पहला जो प्रश्न है वो ये है दोस्तों, देखिए कि साल 2020-21 में सृजित नवीन महाविद्यालयों जिनके पदों का सृजन नहीं हुआ है, तो जिन महाविद्यालयों के अंदर जो है पदों का सृजन नहीं हुआ उनके संबंध में क्या दोस्तों, देखिए जो है अपने नियम है। जिन महाविद्यालयों में विशेष का पद स्वीकृत नहीं है उन महाविद्यालयों को विद्या संबल योजना अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी को आमंत्रित नहीं करना है। मतलब जिसमें पद सृजित नहीं हुए हैं, अभी कॉलेज एक तरीके से वहाँ बनना ही बाकी है, तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर विषय के जो है विशेषज्ञ अगर वहाँ नहीं लगाना है, सरकार ने इस संबंध में, आयुक्तालय ने ऑर्डर जारी नहीं किए हैं, तो वहाँ गेस्ट फैकल्टी नहीं बुलाई जा सकती। दूसरा प्रश्न, महाविद्यालय में एकमात्र स्वीकृत पद पर कार्यरत शिक्षक के किसी अन्य महाविद्यालय में कार्य व्यवस्थार्थ कार्यरत होने की स्थिति में विद्या संबल योजना अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी हेतु विज्ञापन दिया जाएगा या नहीं। तो कुछ महाविद्यालयों में एकमात्र स्वीकृत पद पर कार्यरत शिक्षक के किसी अन्य विद्यालय या माफ कीजिएगा महाविद्यालय यानी कि कॉलेज में जो है कार्य व्यवस्थार्थ कार्यरत होने की स्थिति में विद्या संबल योजना अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी आमंत्रित नहीं की जाएगी। मतलब एक ही पद है तो एक पद वो गेस्ट फैकल्टी का नहीं हो सकता। सीधे शब्दों में अगर बताऊं तो कम से कम एक पद वहाँ परमानेंट जो लेक्चरर होते हैं या जो स्थायी, जो ओरिजिनली आपके 3 पेपर्स होते हैं, थर्ड पेपर जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान, 2 सब्जेक्ट वाले पेपर, उसमें अच्छा स्कोर करें, मेरिट में आए 3 गुना वाली, और वहाँ से फिर इंटरव्यू और ये सब चीज़ें क्रॉस ओवर करके जो पहुँचेंगे वो अभ्यर्थी, उनमें से कोई एक वहाँ होना चाहिए, जो स्थायी असिस्टेंट प्रोफेसर है वो होना चाहिए। और फिर उसके अलावा फिर एक और पद है तो उस पर जो है टेम्परेरी जो अपने गेस्ट फैकल्टी वाला या यूँ कहें विद्या संबल योजना वाला जो है अभ्यर्थी हो सकता है। तो एक तो वहाँ परमानेंट होना चाहिए, अगर एक नहीं है तो फिर टेम्परेरी वाला भी नहीं होगा। अगला प्रश्न देखिए, अंग्रेजी साहित्य में छात्र संख्या 0 होने पर सामान्य अंग्रेजी हेतु गेस्ट फैकल्टी बुलानी है या नहीं। तो विषय विशेष का पद रिक्त होने की स्थिति में सामान्य अंग्रेजी के अध्यापन कार्य हेतु भी गेस्ट फैकल्टी को आमंत्रित किया जा सकता है। तो इंग्लिश के लिए ये अच्छी खबर है कि कोई अलग से इंग्लिश वाले जो अभ्यर्थी, माफ कीजिएगा विद्यार्थी होंगे, तभी इंग्लिश की गेस्ट फैकल्टी के रूप में कोई अभ्यर्थी ज्वाइन करेगा, ऐसा नहीं है। नॉर्मल जो इंग्लिश अपने भाषा है उसके लिए भी जो है, चाहे अलग से विद्यार्थियों ने नहीं लिया हो इंग्लिश ऑप्शनल
सब्जेक्ट, फिर भी जो है उस एक पद पर इंग्लिश का लेक्चरर लग सकता है, गेस्ट फैकल्टी लग सकती है, क्योंकि इंग्लिश एक जो है अपने सेकेंडरी भाषा है, हिंदी के बाद तीसरी संस्कृत है अपने मोस्टली। और अभ्यर्थी जो वहाँ पर विद्यार्थी हैं वो चाहे ऑप्शनल के रूप में इंग्लिश लें चाहे ना लें, क्योंकि फर्स्ट ईयर में इंग्लिश का भी जो है एक ऑप्शन रहता है, हिंदी के साथ साथ तो आप एक भाषा चुन सकते हो, तो उस बेसिस पे जो है इंग्लिश को वहाँ पे रखा जा सकता है। तो इंग्लिश की गेस्ट फैकल्टी के लिए अच्छी खबर है। आगे देखिए, जिन विषयों के 60% से कम पद रिक्त हैं किंतु पद स्थापित शिक्षक अन्य महाविद्यालय में कार्यरत है, तो 60% से कम रिक्त होने पर भी गेस्ट फैकल्टी आमंत्रित की जा सकती है या नहीं। तो देखिए, इसका जो उत्तर है वो ये है कि छात्रों की संख्या के आधार पर आवश्यकता का आकलन करके आवश्यक होने पर किसी विषय विशेष में 60% से कम पद रिक्त होने पर भी गेस्ट फैकल्टी को अध्यापन कार्य हेतु आमंत्रित किया जा सकता है। मतलब ये है कि कई जगह जो है 10 पद हैं, 10 में से जो अगर 6 पद खाली हैं तो गेस्ट फैकल्टी आएगी, लेकिन अगर 6 से भी मतलब जो है 5 ही पद खाली है तो 6 पद खाली तब तो आएगी गेस्ट फैकल्टी, लेकिन अगर 6 से भी कम पद खाली है तो भी गेस्ट फैकल्टी को आमंत्रित किया जा सकता है। तो ये जरूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा पद खाली होंगे तभी गेस्ट फैकल्टी को आमंत्रित किया जाएगा। अगर बहुत कम भी पद खाली है, इवन जो है 60% से भी कम पद रिक्त है, तो भी जो है गेस्ट फैकल्टी बुलाई जा सकती है। अब देखिए अगला प्रश्न कि गेस्ट फैकल्टी हेतु शैक्षणिक योग्यताएं क्या होंगी। तो सेवा नियमों में वर्णित जो शैक्षणिक योग्यता है, आपके पीजी चाहिए 55% के साथ अनरिजर्व कैटेगरी, और नेट चाहिए। फिर अगर एमफिल है, पीएचडी है तो और ही अच्छी बात है, आपको एक्स्ट्रा मार्क्स भी उसमें मिल जाएंगे। तो रिलेवेंट विषय के स्नातकोत्तर उपाधि धारक कोई गेस्ट फैकल्टी हेतु आमंत्रित किया जाना है, नेट तो चाहिए चाहिए। अब देखिए, एक बहुत अच्छी बात लिखी हुई है, इस संबंध में बहुत बार क्वेश्चन आए हैं, इवन विद्या संबल योजना से तो आए हैं, लेकिन इसके अलावा जो ओरिजिनल अपनी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती है 2020 उसके अंतर्गत भी काफ़ी सारे इसमें क्वेश्चन आए हैं कि जो MBA है यानी कि मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि आप स्नातकोत्तर व्यवसाय प्रशासन विषय में स्नातकोत्तर उस जो योग्यताधारी जो अभ्यर्थी है उनको गेस्ट फैकल्टी तो आमंत्रित नहीं किया जा सकता, क्योंकि कॉमर्स के सब्जेक्ट जो होते हैं ABST, EFM और बिजनेस एड, तो इसमें MBA उपाधि धारक को अनुमति नहीं है। इसका एक और मतलब ये भी है कि जो अपनी ओरिजिनल कॉलेज लेक्चरर भर्ती है या असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 है उसमें MBA की पात्रता जो है वो नहीं मान्य है। अब तो क्या मान्य है, तो MCOM मान्य है। उसमें अगर आपने ABST, EFM, बिजनेस एड को एक स्पेशलाइज विषय के रूप में चुना है मास्टर्स ऑफ कॉमर्स में, तो फिर आप इसमें कॉलेज लेक्चरर या यूं का असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो, चाहे गेस्ट फैकल्टी चाहे ओरिजिनल जो परमानेंट फैकल्टी होती है उसमें। तो MBA मान्य नहीं है, ये एक बार और क्लियर हो गया। अब देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न कि कुछ प्राचार्यों ने अपने महाविद्यालयों के स्वीकृत पदों पर गेस्ट फैकल्टी के माध्यम से अध्यापन कराने की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति अनुमति चाहिए है। तो विभाग के जारी पत्र के दिनांक 11/6/2021 के द्वारा महाविद्यालयों को गेस्ट फैकल्टी हेतु जो है स्वीकृति या अनुमति जो है वो जारी कर दी गई है। विद्या संबल योजना अंतर्गत वित्त विभाग के द्वारा जो है ये जारी की गई है, इसलिए वित्तीय स्वीकृति इसी परिपत्र में निहित है। वो वित्त विभाग वाला जो साहब लेनी जो एक परिपत्र है वो भी साथ में होता है, जो मैंने आपको कई बार बोला भी है कि आप आवेदन प्रपत्र के साथ जोड़िए। अच्छा लगता है कि समस्त जो है दस्तावेज आपके पूर्ण है। तो उसमें सारा भुगतान का है, जैसे 45,000 भुगतान का अपने रूल है कौन से असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, फिर उससे सारे पद नीचे है। यूँ एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के भी है जो उनसे भी ऊपर है, 55-60 हज़ार तक भी जिनकी पेमेंट है। बट नॉर्मली सीधा अब कौन जो है PhD करके 15 साल एक्सपीरियंस लेके बैठा है गेस्ट फैकल्टी के लिए, तो मोस्टली हम सबसे हायर जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर को मानेंगे, 45,000 रुपीज़ पर मंथ और 800 रुपीज़ पर आवर। तो इसके लिए जो है बिल्कुल आदेश जारी है, तो ऐसा कुछ नहीं वित्तीय अनुमति नहीं, वित्तीय अनुमति है। अगला प्रश्न दोस्तों देखिए कि प्राचार्य की पदोन्नति के पश्चात उसी महाविद्यालय में पद स्थापित होने तथा छात्र संख्या कम होने पर गेस्ट फैकल्टी को आमंत्रित किया जाना है या नहीं। तो प्राचार्य को नियमानुसार 7 कालांश प्रति सप्ताह लेने हैं, इससे अधिक वर्कलोड होने पर रिक्त पद हेतु गेस्ट फैकल्टी बुलाई जा सकती है। जैसे मैं उदाहरण स्वरूप बताऊं आपको कि कई बार एक विषय के ज़्यादा अगर वहाँ पे छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, छात्र छात्राएँ हैं, तो उसके लिए क्या है कि 7 घंटे 7 कालांश है। कालांश तो फिर आपको पता है 30 मिनट, 20 मिनट, 40 मिनट का भी होता है, तो मतलब 7 हम घंटे कहते हैं नॉर्मली कालांश को। तो 7 जो है अलग अलग कालांश ले लिए जिन्होंने, उसके बाद अगर कोई ऐसी कक्षाएं हैं जहाँ बच जाती है अपने जगह की, चलो हाँ इनका कालांश कौन लेगा, क्योंकि अलग अलग सेक्शंस भी होते हैं वहाँ पे, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाएगा कि एक और पद सर्जन किया जाएगा उसी सब्जेक्ट का, और उस पर जो है गेस्ट फैकल्टी आमंत्रित की जा सकती है। यानी कि किसी कॉलेज में एक सब्जेक्ट पे अगर परमानेंट वाला कॉलेज लेक्चरर है तो एक और पद पे टेम्परेरी वाला भी कॉलेज लेक्चरर हो सकता है, बशर्ते कि विद्यार्थियों की संख्या इतनी ज़्यादा हो कि 2 लेक्चरर की ज़रूरत आपको पड़ जाए, क्योंकि 7 जो है आवर्स का ही, माफ़ कीजिएगा 7 कालांश का ही जो है इसमें परमिशन है उनको, इससे ज़्यादा वर्कलोड उनको दिया नहीं जा सकता, क्योंकि रूल है UGC के द्वारा बनाए हुए।
अब दोस्तों देखिए अगले रूल की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगले कौन कौन से नियम हैं, काफ़ी अच्छी अच्छी बातें यहाँ पर लिखी हुई है। देखिए अगला जो प्रश्न है वो है, किसी महाविद्यालय में किसी विषय विशेष के 5 या उससे अधिक पद रिक्त होने पर कितने पदों के लिए कार्रवाई की जानी है। तो छात्रों की संख्या के आधार पर आवश्यकता का आकलन करके आवश्यक होने पर किसी विषय विशेष में 60% से कम पद रिक्त हो तो भी जो है गेस्ट फैकल्टी जो है बुलाई जा सकती है। और तैयार पैनल का औचित्य स्पष्ट करते हुए आयुक्तालय की अनुमति जो है लेनी जरूरी। तो यही बात है कि मतलब बहुत सारे गेस्ट फैकल्टी, इवन मैंने ऐसे भी कई सारे कॉलेज देखे हैं जिन्होंने 9 सब्जेक्ट या यूँ का 11 सब्जेक्ट पर भी गेस्ट फैकल्टी बुलाई है। तो आप समझिए कि ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ गेस्ट फैकल्टी के 3 ही लेक्चरर हो सकते हैं, 2 ही हो सकते हैं, 5 ही हो सकते हैं, ऐसा कुछ भी फिक्स्ड नहीं है। 10-15 भी हो सकते हैं, बशर्ते वहाँ पे वो सारे पद जो है होने चाहिए रिक्त। अब अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो ये है कि महाविद्यालय में एक ही शिक्षक के कार्यरत होने की स्थिति में समिति किस प्रकार से गठित होगी। जैसे समिति का रूल ये है कि जो एक पद पर 3 अभ्यर्थी चुने जाएंगे। अब उसमें से जो अभी ये जो पूरा ऑल ओवर रूल है इसके लिए वो 3 जो कॉलेज लेक्चरर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर है, उनकी समिति बनती है। तो कहीं एक ही लेक्चरर है तो क्या होगा, तो गेस्ट फैकल्टी को आमंत्रित करने हेतु नोडल महाविद्यालय को भी सशक्त किया गया है। यदि किसी महाविद्यालय में पद रिक्त हों के कारण समिति का गठन नहीं किया जा सकता तो नोडल महाविद्यालय के प्राचार्य को भी जो है इसमें सहयोग हेतु बुलाया जा सकता है। तो ये सीधी सी बात है कि जो आपका नोडल महाविद्यालय कौन सा, जैसे कई सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो नए नए अभी आवंटित हुए हैं सरकार की ओर से, उनको ज़मीन भी नहीं मिली है। तो यहाँ तो वो 12th स्कूल जो है गांव की, उसके गांव की या जो भी कस्बा है उसके साथ चल रहे हैं, या फिर उसमें ये है कि जो है पुराना वाला जो ओरिजिनल जो बड़ा सा कॉलेज है उसके आसपास 40-50 किलोमीटर की रेंज में उसमें वो संचालित हो रहे हैं। तो फॉर्म भी आपको वहीं जमा कराने पड़े होंगे, आपने कई बार देखा भी होगा जो नए नए कॉलेज आवंटित हुए हैं उनके लिए। तो उनके संबंध में क्या है कि वहाँ पर एक आधा लेक्चरर ही होता है। तो फिर उसका क्या किया जाएगा, जो पास की जो नोडल महाविद्यालय उनका जो प्रमुख बड़ा महाविद्यालय है बहुत करीबी जहाँ आपने आवेदन जमा कराए, उससे 3 लेक्चरर आएंगे और वो समिति बना के इनका चयन करेंगे ताकि पारदर्शिता रह सके। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। जिस महाविद्यालय में कोई शिक्षक कार्य व्यवस्थार्थ लगा हुआ है उस पद को रिक्त मानेंगे या नहीं। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि पहले अगर कोई जैसे अभी भी खैर विद्या संबल योजना के अंतर्गत काफ़ी बड़े लेवल पे ये आवेदन वगैरह मांगे गए हैं, लेकिन थोड़े बहुत ऐसे कुछ कॉलेज, सपोज 10 कॉलेज है, 10 में 1, 2 या 3 कॉलेजेस में ऐसी व्यवस्था है कि वहाँ गेस्ट फैकल्टी पहले से लगी हुई है। अब ये इतना तो पुराना इतिहास मुझे भी नहीं पता कि वो इतनी पहले, मतलब इतनी पहले गेस्ट फैकल्टी लगी है कि मुझे उसका नहीं पता वो किस बेसिस पे लगाई गई है। तो अगर गेस्ट फैकल्टी पहले से है, परमानेंट वाले तो है ही हैं, लेकिन अगर गेस्ट फैकल्टी है और बिना विद्या संबल योजना के पहले से कोई अगर वहाँ लगा हुआ है शिक्षक, तो उसके लिए क्या रूल है कि कार्य व्यवस्था शिक्षक के कार्यरत होने से गेस्ट फैकल्टी को आमंत्रित नहीं किया जाएगा। मतलब जो पहले गेस्ट फैकल्टी लगा हुआ है तो फिर ये नया विद्या संबल योजना के अंतर्गत उस पद को खाली नहीं माना जाएगा। तो फिर गेस्ट फैकल्टी को मैं समझता हूँ समाप्त करना सही नहीं है। तो ये रूल जो है बहुत ही बढ़िया है। अगले नियम की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए जिन महाविद्यालयों में सत्र 2020, 21 और 21-22 के लिए पद स्थानांतरित किए गए हैं उन्हें विद्या संबल के अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी आमंत्रित करनी है नहीं। तो देखिए जिन महाविद्यालयों में सत्र 2020, 21 और 21-22 के लिए पद स्थानांतरित किए गए हैं उन्हें विद्या संबल के अंतर्गत अध्यापक कार्य हेतु गेस्ट फैकल्टी को आमंत्रित करना है। इससे दोस्तों आप एक और बात समझ सकते हैं कि देखिए अभी जो ये आवेदन हुए थे लगभग, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जुलाई अगस्त के समथिंग हुए थे पहले वाले, अब तो ये अक्टूबर नवंबर में हो रखे हैं। तो देखिए दोस्तों उस समय हुए और उस समय जो अभी सत्र अभी भी चल ही रहा है वो ही सेम है, 21, 20 और अभी जो है दोस्तों 21 और 22। तो इससे आप समझ सकते हो कि ये योजना थोड़ा और पहले लाना चाहते थे बट ला नहीं पाए। अब 21-22 सत्र के लिए गेस्ट फैकल्टी आमंत्रित है, जिसका ये मतलब है कि अगर कहीं पे कोई पद ट्रांसफ़र हो चुका है तो ट्रांसफ़र वाले के बाद जो पद रिक्त हुए हैं, जिसमें एक आपके क्वेश्चन भी थे काफ़ी सारे कि सर क्या हमने आवेदन कर दिया, दोबारा आवेदन करना है क्या, कि हमारे कॉलेज की तरफ से फिर से जो है गेस्ट फैकल्टी के फॉर्म आ रखे हैं। तो आप थोड़ा ध्यान से देखिए 2 विज्ञप्तियों को, आपके एक ही कॉलेज के द्वारा 2 विज्ञप्तियाँ जारी की गई, एक पहले और एक अभी। उसमें क्या है कि जो विषय है जिस पे आवेदन करा लिए गए हैं तो उसको खाली नहीं माना गया, क्योंकि वो आवेदन अभी भी पड़े हैं वहीं पे पड़े से मेरा मतलब ये कि आयुक्तालय भेजे जा चुके हैं, तो उस पे आवेदन लिए जा चुके हैं, तो पुनः आवेदन करने की वहाँ पे ज़रूरत नहीं उस विषय पे। और जो सब्जेक्ट खाली हुए, अब कैसे हुए, क्योंकि ट्रांसफ़र, कॉलेज लेक्चरर के ट्रांसफ़र जो है ये 3rd ग्रेड की तरह इतने टफ नहीं होते, बहुत ईजिली हो जाते हैं क्योंकि संख्या ही बहुत कम है और नए नए कॉलेजेस खूब खुल रहे हैं, तो फिर ट्रांसफ़र की कोई दिक्कत नहीं है। तो वहाँ पर ट्रांसफ़र से काफ़ी सारे ऐसे कॉलेजेस थे जिनमें पहले रिक्तियाँ नहीं थी, लेकिन ट्रांसफ़र से
नई रिक्तियां जो है क्रिएट हो गई, नई रिक्तियां जो है वो बन गई, जिस कारण से जो है उन रिक्तियों पर जो ट्रांसफर से पद खाली हुए, स्थानांतरित से जो पद रिक्त हुए हैं, उन पर भी गेस्ट फैकल्टी आमंत्रित की गई है। तो इस रूल के तहत ये कई कॉलेजों द्वारा अभी जो है दोबारा जो है गेस्ट फैकल्टी के लिए फॉर्म भरवाए गए हैं। अगला जो दोस्तों है क्वेश्चन वो है सेवानिवृत्तों वाला। तो वो तो माननीय उच्च न्यायालय ने कैंसिल ही कर दिया है, और बहुत ही सही किया। पहले से ही खूब सारी पेंशन आ रही है उनको, बहुत सारे पैसे भी तकरीबन मैंने सुना 40-50 लाख रुपए मिल जाते हैं, जो उनके वो धीरे धीरे कटौतियों वाले मिल जाते हैं सारे ब्याज समेत। तो खूब सारा पैसा मिला, अब क्यों वापस लगना, क्यों बेरोजगारों के पेट पे लात मारना। अगला जो प्रश्न है वो है कुछ प्राचार्यों ने बजट आवंटन की मांग की। तो बजट के लिए बिल्कुल अलग से उनको सारे जो है बजट अवेलेबल करा दिया जाएगा, पैसे वगैरह की बातें हैं। अब देखिए पुस्तकालय अध्यक्ष और पीटीआई की रिक्त पदों को भी गेस्ट फैकल्टी से भरेंगे क्या, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। वित्त विभाग के परिपत्र में महाविद्यालय अध्यापन कार्य हेतु केवल शैक्षणिक पदों पर ही गेस्ट फैकल्टी को आमंत्रित करने की स्वीकृति प्रदान की गई। इसका सीधा सा मतलब दोस्तों ये है, देखिए कि नॉर्मली जो अपने आवासीय विद्यालय है वहाँ पर तो देखिए पीटीआई की तो नहीं, बट पुस्तकालय अध्यक्ष या फिर लैब असिस्टेंट, इनके भी जो है पदों पे फॉर्म जो है भरवाए गए हैं, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन कॉलेजेस में जो पीटीआईज भी होते हैं और फिर पुस्तकालय अध्यक्ष भी अगर कहीं पे है लाइब्रेरी तो वो भी होते हैं, तो उनके रिक्त पदों पे फिलहाल कोई गेस्ट फैकल्टी आमंत्रित नहीं की गई है। मतलब कॉलेजेस में जो है गेस्ट फैकल्टी केवल शैक्षणिक पद है, मतलब जो पढ़ाई से संबंधित है, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर, उन्हीं पदों पे जो है आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। बाकी जो पद है जैसे अपने पीटीआई के हो गए, जो थोड़े से गैर शैक्षणिक पद हैं, पुस्तकालय अध्यक्ष हो गए, इन पे गेस्ट फैकल्टी फिलहाल नहीं बुलाई गई है, और वो आपने कभी किसी विज्ञप्ति में देखा भी नहीं होगा। अब दोस्तों देखिए संविदा व्याख्याता के स्थान पर गेस्ट फैकल्टी बुला सकते हैं, तो नहीं करना, जैसे मैंने अभी बताया, संविदा वाले हो या गेस्ट हो सेम है। अब देखिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि राजस्थान अथवा जिले से बाहर के आवेदकों को प्राथमिकता दी जानी है नहीं, यानी कि राज्य या फिर जिले के बाहर वाले फॉर्म भर सकते हैं क्या। तो देखिए कि राज्य या जिले के बाहर के आवेदकों को प्राथमिकता देने के संबंध में वित्त विभाग के द्वारा कोई जारी परिपत्र में कोई दिशा निर्देश नहीं है, मतलब रूल ऐसा कुछ भी नहीं है कि राज्य के बाहर वाला फॉर्म नहीं भर सकता या जिले का जिले में ही भर सकता, जिले के बाहर वाला अभ्यर्थी नहीं भर सकता, ऐसा कोई भी रूल नहीं है। तो मैंने बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस में जो है अपने कॉलेज की अगर मैं बात करूं तो वहाँ भी ऐसे बहुत सारे फॉर्म आ रखे हैं जहाँ पर दूसरे जिले वाले अभ्यर्थी, मतलब अड़ोस पड़ोस वाले आए थे वैसे, तो अड़ोस पड़ोस वाले जो जिले हैं उनके अभ्यर्थी भी फॉर्म भरने आए थे। तो आप यकीन, और वो फॉर्म हमने एक्सेप्ट भी किया, तो वो आप यकीन मानिए दोस्तों कि जिले के बाहर वाले दूसरे जिले में जो अगर आपने फॉर्म भरे भी हैं, क्योंकि अभी ज़्यादातर जो विज्ञप्तियां हैं वो अभी ऑन द एंड है, बिल्कुल डेट निकल चुकी है आज, तो उसके अनुरूप भी अगर आपने फॉर्म भरा है, किसके अनुरूप, जिले के बाहर या राज्य के बाहर भी जाकर, मतलब बाहरी राज्यों होकर राजस्थान में आकर या फिर अपने जिले से बाहर जाकर आपने फॉर्म भरा है, तो भी आपका फॉर्म जो है वो अलाउड है। ठीक है, आगे आपके उतने प्राप्तांक नहीं है, वो स्कोर नहीं बन रहा, तो आप बाहर हो जाओ, वो एक अलग चीज़ है, बट आपका फॉर्म जो है वो बिल्कुल लीगल है, अलाउड है, उसको डिक्लाइन नहीं कर सकते, उसको निरस्त रद्द नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये कुछ एक रूल्स थे जो आपको बताने थे, मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण है, और इसी के अकॉर्डिंग फिर आप अपनी जो है सोच सकते हो। ज्वाइनिंग वगैरह भी अभी आपको कॉल्स वगैरह भी 1-2-4 दिन में, इसी सप्ताह अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, आने शुरू हो जाएंगे, अगर फिर आप उसमें आते हो, आपकी शैक्षणिक योग्यता वगैरह उस लेवल की हैं तो। और बाकी दोस्तों जो भी अपडेट आएगी तो मैं आप तक पहुँचा दूंगा वीडियोज़ और कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।